बीएमसी इलेक्शन के बाद एक एमआईएम की ओर से एमआईएम को लगातार झटके मिलते जा रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं ने, कई पदाधिकारियों ने एमआईएम छोड़ने का फैसला लिया है और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्होंने आज एमआईएम छोड़ने का फैसला लिया है। ये वो शख्स है जो एमआईएम में बड़े नेताओं के साथ रहते थे और साथ ही साथ तमाम जो कार्यकर्ता एमआईएम में काम किया करते थे उनको प्रेरणा देने का काम ये करते थे और साथ ही साथ उनका हौसला बढ़ाने का काम ये जनाब करते रहते थे। लेकिन आज आखिर क्या वजह है कि ये एमआईएम छोड़ने पर मजबूर हुए हैं? हमारे साथ मौजूद है शान इलाही। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इन्होंने एमआईएम छोड़ने का फैसला लिया है। शान जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या वजह रही? एमआईएम इतने जोश में आप एमआईएम में शामिल हुए थे, कई सारे सपने थे आपकी जब भी हमारी बातचीत हुई है, लेकिन अब आखिर क्या वजह रही कि एमआईएम आप छोड़ने का फैसला कर रहे हैं? सबसे पहली बात, मैं सलामत जी आपको चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी रहा, जो पार्टी में रहा, उसे अपना घर, अपना परिवार समझ के मैंने काम किया और पूरी सच्चाई, ईमानदारी के साथ काम किया। मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, AIMIM सिर्फ मैंने असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम पे ज्वाइन की थी, लेकिन उनकी नाम की आड़ में हमेशा लोगों को एक गलत मैसेज दिया गया। इलेक्शन का मुद्दा आया, इलेक्शन के वक्त ये कहा गया कि आपकी टिकट पक्की है, आपको इलेक्शन में ये जिम्मेदारी दी जा रही है, आपको ये दी जा रही है। कई लोगों ने, मैं आपको नाम अभी नहीं बताऊंगा, कई लोगों ने तो मुझे पैसे तक का और ये किया, मुझे प्रेशर किया कि आप मुझे 50 लाख तक हमें करवाइए, मैं आपको टिकट मुहैया कराता हूं। तो उस वक्त मैंने पूछा, साहब मैंने 3 साल इतनी मेहनत की, दिन रात एक कर दिए, और उस वक्त आप कहते हो मेरे में क्या कमी है? मुझे पता नहीं। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक संस्था चलाता हूँ, पूरे महाराष्ट्र, मुंबई में मुझे लोग पहचानते हैं। हर पार्टी के लोगों से मैं समाज सेवा के रूप में जाना जाता हूं, लेकिन कौम और मिल्लत की नाम पे सिर्फ मुसलमान हो, दलित हो या कोई और हो, सबको सिर्फ एक धोखा दिया गया। सिर्फ ठंडे बस्ते में हर एक बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें ये करके सिर्फ मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये सब चीजें नहीं होती हैं साहब। आपने मुसलमान कौम को और पूरी जनता को बेवकूफ बनाया। वो आज पूरे मुंबई भर में आपके सामने है। कितने लोगों ने पार्टियों को बाय बाय टाटा कह दिया, उसकी वजह क्या थी आपने नहीं पूछा। अभी मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि मैं एमआईएम की पोस्ट पे था और मैं राजीनामा दे रहा हूं, तो आपको 2 मिनट में रिप्लाई आ जाएगा कि हमने तो कभी किसी को लेटर इशू किया ही नहीं। तो आप किस तरह से कहते हो यू आर अ नेशनल पार्टी? नेशनल पार्टी का मतलब होता है प्रोफेशनली हु आर ज्वाइनिंग योर पार्टी, यू हैव टू गिव अ अपॉइंटमेंट लेटर। आइदर अगर आप उसे अपॉइंटमेंट नहीं देते तो पोस्ट किस हिसाब से इलीगली आप पब्लिक के सामने ये प्रपोज करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात, मुझे बहुत, मैं आज लोग ये सोचेंगे कि पब्लिसिटी के लिए, चैनल के लिए शान इलाही आया है। नहीं, मैं आज काफ़ी वक्त से चुप बैठा था, मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैं आज सेशन कोर्ट में था, मुझे वहाँ पे 15 लड़के ऐसे मिले जिन्होंने एमआईएम का दिन रात काम किया। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? बोले शान भाई, रो दिए मेरे सामने, बोले शान भाई दिन रात काम किया, ये एमआईएम वालों ने बड़ी बड़ी बातें की, आज इनकी वजह से आज हम 1 साल हो गया जेल में हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं रिसेंटली 2017 में एडवोकेट बना हूं और इंशाअल्लाह मैं आज प्रैक्टिस कर रहा हूं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट में। इंशाअल्लाह मेरे जितने कॉन्टैक्ट होंगे मैं उन बच्चों के लिए मदद करूंगा। मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, मुझे कोई कौम और मिल्लत की बात नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि हमारा नागरिक, हमारा महाराष्ट्रन, हमारा मराठी, मुंबईकर आज तकलीफ में है, उसे हमें छुड़ाना है, ना कि सिर्फ टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें, प्रवचन देना है। इसके अलावा शान जी, एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि
क्योंकि इलेक्शन के दौरान आपको टिकट नहीं दिया गया, इस वजह से आप नाराज चल रहे थे और आज ये फैसला लिया, क्या ये एक वजह है या फिर और कोई वजह है जिसकी वजह से आप पार्टी छोड़ रहे हैं? देखिए, इलेक्शन को अब मेरे ख्याल से 3-4 महीने हो चुके हैं। मुझे छोड़ना रहता पार्टी में उस वक्त छोड़ देता। उस वक्त मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई नहीं, वो आज मैं जनता के सामने उजागर करता हूँ। मुझे कहा गया कि शान भाई आप टेंशन ना लो, बैंड्रा वेस्ट में हम रहबर राजा जी के सामने आपकी वाइफ को कैंडिडेट बना के उतारेंगे। अगर रहबर राजा जी मान जाते हैं कि वो हमारी पार्टी से लड़ेंगे तो ठीक है, अगर वो हमारी शर्तें नहीं मानते तो आपको, आपकी वाइफ को हम कैंडिडेट देंगे। मैं उस वक्त ही समझ गया शान तेरे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं चुप बैठा रहा, मेरे पेपर भी लिए गए, मेरी वाइफ के डॉक्यूमेंट मैंने सब सबमिट करवाए। उसके बाद कहा गया कि आप 50 लाख का बंदोबस्त करके रखो, टिकट आपकी बात हो चुकी है। मेरी कजिन सिस्टर है नसीम शेख, जो सभापति है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अहमदनगर की, उस लेडी ने असदुद्दीन अवैसी साहब को कॉल लगाया, अहमद बलाला साहब को लगाया, हमारे मुंबई के आमदार वारिस पठान साहब को लगाया। सभी ने यह कहा नहीं नहीं आप टेंशन मत लीजिए, उसका टिकट पक्का है, हम जानते हैं उसका काम अच्छा है, बहुत मेहनती लड़का है, काम करता है। लेकिन जब इलेक्शन नजदीक आए उसके बाद मुझे एक जादू की झप्पी दी गई और कहा गया सुबह हो गई मामू, जाग जाओ। मैं सपने में था और सिर्फ यही सोचता था कि हाँ ये मेरा मुंबईकर, ये मेरा भाई, ये मेरा दोस्त, ये मेरी माँ, आज मैं इतने बड़े बड़े बोल वचन लेके मार्केट में लिए इनके लिए उतर रहा हूं। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं उस अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अगर सच में आप कौम और मिल्लत की बातें करते हो तो वो मस्जिदें क्यों खाली पड़ी हैं जहां 5 टाइम की नमाजें होती हैं? 5 टाइम अगर इस कौम और मिल्लत के सच्चे आप मुसलमान हो तो आप मस्जिदों में मुसलमान नमाजें पढ़िए। आप राजनीति ना कीजिए। राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वा रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, दलितों को लड़वा रहे हैं, आपस में लड़ झड़ के 5 साल तक आप नोवेयर क्यों हो जाते हैं? दैट इज माई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू ऑल MIM पोस्ट होल्डर्स, MLA एंड MPs. सॉरी टू से यू डैट आई एम वेरी स्मॉल वर्कर इन मुंबई, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन है कि 5 साल तक आप लोग कहां गायब होते हैं? 5 साल के बाद अचानक जनता की, कौम और मिल्लत की कैसे याद आ जाती है? शान जी, इसके अलावा एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि पहले आप जब आपने अपना करियर शुरू किया था राजनीति में तो आप मनसे में थे उस वक्त। मनसे से आपने इस्तीफा दिया, आप MIM में आए। ऐसी क्या तलाश आप MIM में करने आए थे जो आपके हाथ नहीं लगी? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, मैं मनसे ने जब मैंने छोड़ी थी 10 साल, मैं आज सैल्यूट करता हूं राज ठाकरे जी को। मैं कहना चाहूंगा क्लियरली, मैंने राजकारण हाजी अरफात भाई से सीखा, राज ठाकरे जी से सीखा जहां पे उनकी पार्टी में था। मैंने उनकी पार्टी में कभी कोई आलोचना नहीं की छोड़ते वक्त भी। जब हाजी अरफात को हमने अपना नेता माना था, उन्होंने कहा शान ऐसा ऐसा चीज़ें हुई, हमें पार्टी छोड़ना है। मैंने कहा जी साहब, जैसे आप कहें, आपका हुक्म सराखों पर। लेकिन उस वक्त वो शिवसेना में गए तो मेरे जितने चाहने वाले दोस्त थे सब बोले शान शिवसेना नहीं जाना है, हम लोगों को थोड़े दिन वेट करना है। उसके बाद हमने कहा साहब हम शिवसेना नहीं आएंगे, लेकिन हमने आलोचना नहीं की किसकी, हमने सभी को रेस्पेक्ट दिया। हमने अपनी NGO चलाई, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन, पूरे महाराष्ट्र में। और एक दिन रात को जब सुप्रीम कोर्ट 3 बजे खुलकर याकूब मेमन की फांसी का जजमेंट एक नंगा नाच खेल रहा था, उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए कि यह देश का ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट रात के 3 बजे खुल सकता है। उस वक्त मैंने एक शख्स को देखा टीवी पे जिसका नाम था बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। उसको देख के लगा यार पूरे दुनिया के मुसलमान एक तरफ ये अकेला बोल रहा है, इतनी डेयरिंग से, कुछ तो बात है इसके अंदर। मैंने तुरंत अपने दोस्त को फोन लगाया, मैं बोला यार हमें इस पार्टी से इसलिए नहीं जुड़ना है कि हमें टिकट मिलनी है, वो तो बात की बात है, हमें ये जुड़ना है सही यार। देखिए दलित जो होते हैं वो अपनी कमेटी की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बातें करते हैं। आज उनके भवन को तोड़ा गया, पूरे दलित भड़क गए।
महाराष्ट्र के सड़कों को चक्का लगा दिया, जाम कर दिया। तो हमने लगा सच में हमारी कम्युनिटी की बातें करेंगे, हमारे अपने लोग हैं। उस वजह से सिर्फ मैंने हैदराबाद में मीटिंग्स की, उसके बाद में मुंबई में भी ज्वाइंट हुआ। लेकिन फिर ऐसा लगने लगा कि हमारी बातें सिर्फ गलियों में ही दब जाती हैं। हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमें कोई बड़ी राजनीति करने नहीं आती। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि राजकारण अगर करना ही होता साहब, तो आज मैं यहाँ पे आपके सामने एक कार्यकर्ता, एक आज एडवोकेट बन के बात नहीं करता, आज मैं आपके सामने कोई मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा होता, अगर मुझे सच में कौम और मिल्लत की राजनीति करनी होती तो। इसके अलावा शान जी, इस्तीफा तो आपने दे दिया है, अब आगे की प्लानिंग क्या है? कौन सी पार्टी आप ज्वाइन करने वाले हैं, या पार्टी नहीं ज्वाइन करके क्या एनजीओ में ही फोकस करने वाले हैं, या किसी राजनीतिक पार्टी के साथ आप जाने वाले हैं? अभी तो फिलहाल मैंने कोई डिसीजन लिया नहीं है। मैं ये सोचता हूं और आपके सामने क्लियर कट कहता हूं, जो भी लोग मेरे अंदर कोई काबिलियत देखेंगे तो इंशाअल्लाह मैं मेरे लोगों के लिए, मैं मेरे मुंबईकर के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, जैन हो, मराठा हो, या सिख हो या ईसाई हो, शान इलाही उनके लिए 24/7 काम करता था और काम करता रहेगा। मैं कभी भी जाति भेदभाव मैंने न की है और ना मैंने सीखा है। इंशाअल्लाह आज जरूर मैं थोड़ा अपने आप को अकेला महसूस करने लगा हूं, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरे अंदर एक ताकत पैदा कर दी है, मुझे अपने पैरों पे चलना सिखा दिया, मुझे एक एडवोकेट बनवा दिया। मैं आज प्रैक्टिस कर रहा हूं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। जो काम रहेगा इंशाअल्लाह करते रहूंगा और अपनी कम्युनिटी के लिए, हर किसी के लिए मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा। जब चाहे जो पार्टी, मैं पार्टी की पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं, जो हमारे लोगों के लिए बात करेगी, अपने कम्युनिटी के लिए, हमारे हिसाब के लिए। देखिए साहब, डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, सभी को बोलने का आज़ादी है, हम अपनी बातें रख सकते हैं, बोल सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमने इतने करप्शन के मुद्दे उठाए, हमें तो यही नहीं समझ में आता वो गए कहाँ। बांद्रा में हमने भूख हड़ताल करी, वो मुद्दा दब गया। हमने इसके बाद बहुत सारे मुद्दे उठाए करप्शन के, 1000 करोड़ के करप्शन के, उन पे कोई एक्शन नहीं लेगा। हमने अधिवेशन में लेटर तक दिया कि सर हमारा ये घरों का मुद्दा है, 1000 मुस्लिम्स आर अफेक्टेड। आप अगर कौम और मिल्लत की बात करते थे तो साहब वो 1000 के घर बहुत मायने रखते हैं। एक मुसलमान, एक दलित का घर भी बहुत मायने रखता है। उसके घर पे उसकी बीवी बच्चे, उसके सपनों का घर था साहब, उसे आपने चकनाचूर कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इस तरह की जाति भेदभाव वाली राजनीति नहीं चाहिए। मैं आज इसी वजह से आप सबसे हाथ जोड़ के, मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, मैं अपने सारे पदों से और अपनी सदस्यता से भी हटता हूँ और इस्तीफ़ा देता हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, मैं बहुत छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, लेकिन मेरी आंखों में यही है, एक सपना है कि मेरा हिंदुस्तान कब बसेगा, कब अच्छा होगा, कब तक हम इस जातिवाद की आग में झुलसते रहेंगे, कब तक। आखिर साहब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, नेता नहीं है, बड़े नेता नहीं है शान इलाही जिस तरह से कहते हैं, लेकिन इनके पीछे इनके फॉलोअर्स की एक लंबी कतार जो है वो देखने को मिलती है। लोग इंतज़ार करते हैं शान इलाही की ओर से अगर कोई बात कही जाती है तो उसे किस तरह से अमल में लाया जाए। आज शान इलाही ने जिस तरह से जो फैसला लिया हुआ है कि वो इस्तीफ़ा देना चाहेंगे, उसके बाद अब एक आखिरी सवाल आपकी ओर, हमारी ओर से होगा आपके लिए। कई राजनीतिक कॉन्टेक्ट्स है आपके, चाहे अगर बात की जाए आपके शिवसेना में हाजी अरफात, जैसे आपने कहा कि आपके गुरु है, तो क्या शिवसेना में जाएंगे? बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के अंदर आपके कॉन्टेक्ट्स है, बीजेपी में आपके एक करीबी दोस्त हुआ करते थे, वो लोग बीजेपी में है, तो क्या आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे या फिर और कोई विकल्प आप देख रहे हैं? देखिए अभी तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग समझते हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ, एक बेचारा हूँ, गरीब हूँ। ठीक है, मैं गरीब हूँ, लोगों का काम करता हूँ, लेकिन मेरे डैड जो थे उस वक्त के बहुत पुराने कांग्रेसी थे। आज भी मेरे डैड हैं, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मेरे डैडी को आज भी नाम से पहचानते हैं। मेरे डैडी का नाम है आसिफ अली तुर्की। मेरे डैडी उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो यूपी में एक
डिस्ट्रिक्ट है संभल यूपी में, वो 5 बार वहां से सांसद चुन के आए थे। मेरे डैडी पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम संभालते थे। उनकी कुछ चीजें मेरे अंदर तो आएंगी, खून का है भाई, खून का मसला तो होता ही है, ठीक है। उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा 92 से, कुर्ला से आजाद उम्मीदवार लड़े, जब जोश था हार गए, लेकिन वो बहुत सच्चे इंसान हुआ करते थे और आज भी हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि डैडी इतना तो कीजिए, कुछ अपने लिए कीजिए, कुछ अपने बच्चों को। उन्होंने कहा बेटा जेब में ना सिर्फ 1 रुपया है ना, लेके चले जाओ, इसका काम होना चाहिए, ये सच में इसका काम होना चाहिए। दुआ देगा ना, वही तुम्हारे लिए सच्ची राजनीति है और वही तुम्हारे लिए दुआ है जो ऊपर वाला देगा। तो उनकी कुछ चीजें मेरे अंदर हैं। मैं आज देखिए, मैं डरता किसी से नहीं, मैं आज आपके कैमरे के माध्यम से कहता हूं, मुझे काफी धमकियां आई, काफी मारने वालों ने प्रयत्न किए, काफी लोगों ने झूठा फंसाने की कोशिश की, लेकिन आई बिलीव इन गॉड, अल्लाह का हाथ है मेरे सर पे। मैंने कभी जिंदगी में किसी को तकलीफ नहीं दी और न दूंगा। हक के लिए लड़ता था, लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा, उसके लिए चाहे मेरी जान चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। चलिए, हक के लिए लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। शान इलाही हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हाल ही में अभी फिलहाल इस्तीफा तो दे दिया है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, लेकिन आगे किस पार्टी में जाना चाहेंगे ये इस पर अब भी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। साथ ही साथ जो इनकी एनजीओ है, उस एनजीओ को लेकर ये काम ज़रूर अपना जो है वो करते रहेंगे। इंतज़ार होगा, देखना होगा कि आखिर शान इलाही कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं और आगे की इनकी रणनीति क्या होगी। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ सलामत अली, समय राष्ट्र न्यूज़, मुंबई।